जय हिंद। मैंने कक्षा 12 के सब महत्वपूर्ण प्रश्न को तुम्हारे सामने रखा और तुम्हें ये चीज पता होना चाहिए कि ये हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है परावर्ती दूरदर्शी। तो ये दूरदर्शी को मैंने बता दिया, एक होता है दूरदर्शी, एक होता है सूक्ष्मदर्शी। मैंने इससे पहले तुम्हें समझा दिया था, है ना, कि दूरदर्शी क्या होता है, जो दूर स्थित वस्तु को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। अपने आप बनाना चाहोगे तो बना सकते हो, है ना, नहीं तो मेरे वीडियो को एक बार देख लोगे तो मैं वादा कर रहा हूं तुम्हें देखने से ही तैयार हो जाएगी। ठीक है ना ये बात। तो जो दूर स्थित वस्तु होती है उसका प्रतिबिंब स्पष्ट स्पष्ट बनाने के लिए जिस लेंस का प्रयोग किया जाता है उसे दूरदर्शी कहते हैं, है ना। दूर। अब उसके बाद सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी जो छोटी वस्तु हो, सूक्ष्म वस्तु को देखने के लिए, जो सूक्ष्म वस्तु यानी धूल से भी कम आकार की वस्तु को देखने के लिए अगर हम किसी दूरदर्शी का किसी दूरबीन का प्रयोग करते हैं तो वो सूक्ष्मदर्शी है ना। बस तुम्हें एक बात ध्यान देना है कि दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी में अंतर क्या होता है। एक होता है एक होता है सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी में सूक्ष्मदर्शी में भी अवदृश्यक लेंस और नेत्रिका होता है और दूरदर्शी में भी अवदृश्यक लेंस और नेत्रिका होता है ना। बस यही ध्यान देना कि दूर स्थित वस्तु को देखने के लिए नेत्रिका की तरफ रखा जो जाता है, जैसे मान लो ये हमारा है दूरदर्शी, है ना, ये मान लो सूक्ष्मदर्शी, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि सूक्ष्मदर्शी में सूक्ष्म जो छोटी आकार की वस्तु होती है उसको एफओ, ये एफओ क्या होता है, ये अवदृश्यक लेंस होता है और ये नेत्रिका होती है और इसमें ये अवदृश्यक लेंस एफओ होता है, ये एफई होता है नेत्रिका। नेत्रिका को एफई कहते हैं, है ना। इसको मैंने पिछले वीडियो में खूब अच्छी तरीके से समझा दिया था। अगर नहीं समझे हो तो इसको मैंने पिछले वीडियो में खूब अच्छी तरीके से समझा दिया था। इसको अगर वहां नहीं समझे हो तो बस यही हल्के में पहली बात, अगर वीडियो देख लियो तो तुम्हें पूरी तरह से वहां वही ही कंफर्म हो जाएगी, है ना, कोई लेकिन बचेगी ही नहीं। तो इसके लिए तो एक बार फिर समझ लेते हैं कि ये कोई सूक्ष्मदर्शी है, सूक्ष्मदर्शी जिसमें अवदृश्यक लेंस छोटा तथा नेत्रिका बड़ा होता है और दूरदर्शी में अवदृश्यक लेंस बड़ा तथा नेत्रिका छोटा होता है ना। फिर इसकी आवर्धन क्षमता निकाली जाती है, आवर्धन क्षमता मैंने दोनों का लिख दिया है, वहां पर जाके देख लेना। तो बस इसी तरह अब सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, देखो सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी और परावर्ती दूरदर्शी। सूक्ष्मदर्शी में छोटी वस्तु, सूक्ष्म वस्तु को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि दूरदर्शी में दूर स्थित वस्तु को देखने में प्रयोग किया जाता है। और परावर्ती दूरदर्शी क्या होता है, जो दूरदर्शी है यानी दूर स्थित वस्तु को देखना है, परावर्ती मतलब चमकीला देखने के लिए, है ना। तो जो दूर स्थित वस्तु है उसको उसका प्रतिबिंब चमकीला और स्पष्ट देखने के लिए हमें परावर्ती दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं, है ना। समझ गए ये बात, इस बात को, है ना। हाँ हाँ, खगोलीय दूरदर्शी को खगोलीय दूरदर्शी भी कहते हैं, है ना। तो समझ गए इस बात को। और इसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी भी कहते हैं, है ना। तो अब हम देखते हैं कि परावर्ती दूरदर्शी, इसमें पहले लिखोगे परावर्ती दूरदर्शी का प्रयोग हम परावर्ती दूरदर्शी का प्रयोग हम दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब चमकीला तथा स्पष्ट देखने के लिए करते हैं, है ना। इसका प्रयोग इसलिए करते हैं। फिर इसमें ये समझ लेते हैं
कि यह एक दूर स्थित वस्तु ए बी है ना। मान लेते हैं दूर स्थित वस्तु ए बी है। अब इससे दो किरणें आई, पहली किरणें लेंस पर पड़ी। अच्छा, एक चीज मैंने पिछले वीडियो में तो बताया था, इसमें भी बता दूं कि ये जो दूरदर्शी होती है, दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी, परावर्तित दूरदर्शी, इन दोनों में से एक ऐसा परावर्तित दूरदर्शी होता है जिसमें परावर्तित दूरदर्शी ही ऐसा होता है जिसमें जिसमें दर्पण का प्रयोग होता है, वो भी कौन से, अवतल दर्पण का प्रयोग। ये बात ध्यान देना, है ना। समझ गए इस बात को। तो यही एक ऐसा है, कई बार पूछ लिया जाता है कि किस दूरदर्शी में या किस दूरबीन में लेंस का दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो देखो, यहां भी दर्पण, यहां भी दर्पण, ये बात समझ गए, इसमें दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। तो एक कोई ए बी दूर स्थित वस्तु है जिससे कोई किरण आकर दर्पण पर पड़ी, पड़ने के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस हो गई, है ना। लेकिन लेंस दूरबीन के अंदर ही मौजूद एक दूसरा दर्पण यम2, दूसरा दर्पण यम2 पर किरण पड़ने के बाद जाकर दूरदर्शी में पड़ी, है ना, दूरदर्शी पे पड़ेगी तथा इससे पहली किरण एक और किरण, मान लो ये पहली किरण है, ये दूसरी किरण है, तो एक और किरण जो जाकर ध्रुव पर पड़ेगी, ध्रुव से फिर पुनः वापस होगी। भाई परावर्ती दर्पण है तो परावर्तन होगा ही, है ना। तो इस पर पड़ने के बाद दर्पण दर्पण के किसी बिंदु पर जाकर पड़ेगी और पुनः उसी मार्ग में वापस हो जाएगी। जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है वहीं पर इसी बड़े वस्तु का तिरछा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनेगा तथा दूरबीन से देखने के बाद इसी ए डैश बी डैश का एक बड़ा प्रतिबिंब अनंत दूरी पर कहीं ए डबल डैश बी डबल डैश बनेगी। समझ गए इस बात को, है ना। यही मैं लिखाने चल रहा हूं, यही बताऊंगा, है ना। इसमें ज्यादा तुम्हें आवर्धन क्षमता नहीं निकालनी है, बस मैंने वहां बता दिया था जैसे आवर्धन क्षमता क्या होती है, बी बरा एम इक्वल बीटा अपान अल्फा। बीटा क्या होता है कि किसी यंत्र से देखने पर आंख पर बना दर्शन कोण, अल्फा क्या होता है केवल यंत्र से देखने पर आंख पर बना दर्शन कोण। तो बस यही हमें आनी चाहिए, यही हमें पता हो जाए, बस हमारा सारा चीज क्लियर हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात, है ना। आइए हम देखते हैं, तो यहाँ पर हम लिख दे परावर्तित दूरदर्शी में, देखिए वही चीज समझा दिया ना, एक बार फिर देख लेते हैं कि एक बार फिगर में हम पहले समझ ले, मैंने बता दिया ना, समझ गए हो। अब एक बार फिगर में समझ लेते हैं कि एक दूर स्थित कोई वस्तु ए बी है जिससे पहली किरण दर्पण यम1 पर पड़ने के बाद पुनः उसी मार्ग में वापस हो जाएगी और वापस होकर अंदर इसके अंदर ही एक दूसरी दर्पण यम2 रखी हुई है जिस पर पड़ने के बाद पुनः उसी मार्ग में वापस हो जाएगी तथा एक दूसरी किरण जो जो ध्रुव पर जाकर पड़ेगी, पड़ने के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस होकर लेंस के अंदर यानी दूरबीन के अंदर मौजूद दर्पण पर जाकर पड़ेगी, पड़ने के पश्चात यह भी पुनः उसी मार्ग में वापस हो जाएगी तथा पहली किरण को कहीं ना कहीं एक दूसरे को पहली किरण को कहीं ना कहीं काटेगी ना, है ना। देखो पहली किरण को कहीं ना कहीं काटेगी, जहां पर काटेगी वहीं पर प्रतिबिंब ए डैश बी डैश का निर्माण होगा, है ना। वहीं ए डैश बी डैश का निर्माण होगा तथा लेंस से यानी दूरबीन से देखने के बाद फिर हमें देखने के बाद इसी वस्तु का एक दूरबीन के कारण, इस लेंस के कारण इसका बड़ा सा प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश प्राप्त होता है ना। यही थ्योरी तुम्हें बनाना है, यही लिखना है, समझ गए। नहीं तो यही जैसे हल्के ये लिखा हूं तुम यही कर देना, है ना। वही चीज लिखा हूं, बस ये थोड़ा इस तरह डिवाइड कर दिया हूं, है ना। कि मान लेते हैं कि परावर्तित दूरदर्शी क्या होता है, इसका प्रयोग दूर स्थित वस्तु का बड़ा व चमकीला प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं और प्रतिबिंब का बनना माना यम1 व यम2 दूरदर्शी में अवतल दर्पण, मैंने बता दिया ना अवतल दर्पण, ये दोनों यही एक दर्पण, यही एक लेंस है, यही एक दूरबीन है जिसमें कोई दर्पण का प्रयोग होता है और वो भी कौन, अवतल दर्पण का, है ना। और ए बी क्या है, दूर स्थित वस्तु, दूर स्थित वस्तु ए डैश बी डैश, ए बी इसी वस्तु का तिरछा तथा छोटा प्रतिबिंब, ए डबल डैश बी डबल डैश क्या है, इसी वस्तु का दूर स्थित वस्तु का बड़ा व चमकीला प्रतिबिंब, ठीक है ना, चमकीला प्रतिबिंब। अब इसकी आवर्धन क्षमता मैंने बता दिया, आवर्धन क्षमता को यम से व्यक्त करते हैं, यम इक्वल होता है बीटा अपान अल्फा।
जहां बीटा क्या होता है, जहां बीटा क्या होता है, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, और अल्फा क्या होता है, वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, है ना। ये तो पहले भी कई बार बता दिया हो, समझ ही गए हो, है ना। फिर यही पर करते हैं, यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो यम इक्वल एफ ओ अपान एफ ई, यही तुम्हारा सूत्र होगा, यही तुम्हारा फार्मूला होगा, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तब। समझ गए हो, है ना, पूरी तरह समझ। फिर जहां पर एफ ओ क्या है, अवतल दर्पण यम1 के लिए फोकस दूरी, यम1 के लिए फोकस दूरी, और एफ ई क्या है, अवतल दर्पण यम1 से नेत्रिका की फोकस दूरी। समझ गए इस बात को, है ना। अगर समझ गए हो तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम तुम्हें कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ हम और आगे बताते हैं, है ना। जय हिंद।